एक प्रश्न है, क्या संविधान संशोधन विधि भी अनुच्छेद 13 के विधि शब्द के अंतर्गत आती है? प्रश्न है क्या संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई जो विधियां होती हैं वह भी अनुच्छेद 13 में विधि शब्द जो लिखा हुआ है उसके अंतर्गत आती है या नहीं आती है? इसी प्रश्न में आपको, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के पावर की पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये पावर है क्या नहीं है। ठीक, तो क्रमशः इसका क्रम क्या है पढ़ने का, इसको क्रम से, ये आपका मेंस का क्वेश्चन भी है सीधे तौर पर, और जिस तरह क्रम से मैं लिख रहा हूँ वो कुछ बोलूँगा, उस बात को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी क्रम में आपको कहना भी पड़ेगा। अब यही प्रश्न तुरंत उठ गया, कब उठा? प्रश्न उठा प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हुआ कब? 1951 में हुआ। ठीक है, 1951 में जब ये हुआ तो उसमें क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। ठीक, इसका परिणाम क्या रहा? आर्टिकल 31A और 31B जोड़े गए। ठीक है, अनुच्छेद 31 का और 31B जोड़ा गया। ठीक, ये है क्वेश्चन मार्क लगाया गया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि क्या संसद ऐसा कर सकती है, क्या संसद के पास ऐसी शक्ति है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया, क्या है क्वेश्चन मार्क, वो भी जानना है आपको कि क्या संसद आर्टिकल 368 के तहत ऐसा कर सकती है? क्या अनुच्छेद 368 में संसद को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? यानी कि इसी बात को उलट कर कहिए कि क्या 368 में मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति है? ठीक, यानी कि अगर विधि शब्द के भीतर संविधान संशोधन विधि आती है या नहीं आती है, इसी से डिसाइड होगा कि संसद कहाँ कहाँ संशोधन कर सकती है। ठीक, ये प्रश्न उठा दिया गया, तो इसका जवाब किस में दिया गया? ये प्रश्न उठाया कहाँ गया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है, यह प्रश्न कहां पर उठा? शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ का मामला 1951 में ये प्रश्न उठाया गया। ठीक है, कि क्या ऐसी शक्ति प्राप्त है, क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता, संविधान संशोधन के जरिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? क्या अनुच्छेद 13 की विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि भी आती है? ठीक है, तो क्या उत्तर दिया गया? बताएंगे? ठीक है, क्या उत्तर दिया गया? ठीक, आंसर भी बड़ा बढ़िया है, नहीं समझ पाएंगे तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा। ठीक है, इसमें उत्तर क्या दिया गया? उत्तर दिया गया कि आर्टिकल 368 के तहत जो लॉ है, ठीक है, ये आर्टिकल 13 के तहत जो लॉ शब्द लिखा हुआ है इसके अंतर्गत आएगी कि नहीं?
के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, यानी कि 13, बात को समझिएगा, अनुच्छेद 13 कह रहा है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती है जो संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। अगर 31 का और खा जोड़ा गया, ये मूल अधिकारों के विरुद्ध लग रही हैं, तो अगर 368 की शक्ति के साथ जोड़ा गया है, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है और इस विधि शब्द में के अंतर्गत आ जाएगा, तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन शंकरी प्रसाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 में बनाई गई विधि 13 के विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए कथन कारण का भी क्वेश्चन है, इसलिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मूल अधिकारों में संशोधन संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है, यानी कि अनुच्छेद 13 का विधि शब्द 368 में बनाई गई विधि शब्द पर लागू नहीं होता। ठीक है, यह बात कही शंकरी प्रसाद में। ठीक, फिर इसके बाद अनुसरण किया गया किसके द्वारा? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, इस बात का, ठीक है, अनुसरण किया गया सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें अनुमोदन किया गया, अनुसरण किया गया कि हाँ ये बात सही है, यही माना जाएगा जो शंकरी प्रसाद में बात कही गई है। लेकिन फिर मामला क्या आया? इसके बाद मामला आता है, ठीक है, 3 ही साल बाद, 51 से 65 का सफ़र हो गया, 65 तक मान्यता है। फिर 3 साल बाद आता है गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1968 का वाद। ठीक है, अब आएगा क्या यहाँ पर? गोलखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1968 का वाद। अब ये क्या करेंगे? ये क्या कहेंगे? ये उपरोक्त, ठीक है, दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों निर्णयों को क्या करेंगे? उलट देंगे। ठीक है, उलट देंगे। और उलटने के दौरान क्या कहेंगे, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये जो मामला आया वो किसकी वैधानिकता पर आया? सत्रहवां संविधान संशोधन की वैधानिकता पर आया। ठीक है, 17वां संविधान संशोधन किया गया, इसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में 1968 में। और यहाँ क्या कहा गया? यहाँ जो कहा गया वो मेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ यह कहा गया अनुच्छेद 13 की विधि साधारण विधायनी शक्ति, जो सिंपल लेजिस्लेटिव पावर होती है, उसके तहत के प्रयोग द्वारा बनाई विधियों पर लागू है। ठीक, विधि शब्द में क्या आता है? 13 के जो साधारण विधायी शक्ति, सिंपल लेजिस्लेटिव पावर का यूज करते हुए विधियां बनाई जाती हैं, उसके लिए है साधारण जो है सिंपल लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके जो विधियां बनाई जाएंगी, यदि वो असंगत हैं 13 के हिसाब से, तो वो शून्य होंगी। उसके लिए है पहली बात। दूसरी बात क्या कही गई?
आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, ठीक है, शक्ति नहीं। संविधान संशोधन की 368 में प्रक्रिया दी गई है, शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है, शक्ति नहीं दी गई है, ठीक। इसलिए संविधान संशोधन विधि भी 13 के विधि शब्द के अंतर्गत आती है, ठीक। यानी कि ये तीन बातों को मिला दें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज जो हैं वो भी 13 से आच्छादित हो जाएंगे, वो भी 13 से आच्छादित हो जाएंगे। और जब आच्छादित हो जाएंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? ठीक है, संसद, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा एफआर में, ठीक है, संशोधन नहीं कर सकती। मामला फंस गया, ठीक। पहले माना गया कि 368 के लॉ के जरिए संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वो नहीं आता। फिर इन्होंने कहा कि 13 की विधि साधारण विधायनी शक्ति के प्रयोग द्वारा, और जो 368 में भी प्रक्रिया दी हुई है, शक्ति नहीं दी हुई है कि संविधान संशोधन की शक्ति एक अलग बात हो जाएगी, वो नहीं दी है, इसलिए वो भी 13 के अंतर्गत आएगी। और संसद संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो बताइए? फिर से बता दे रहे हैं। प्रश्न है कि क्या संविधान संशोधन विधि भी अनुच्छेद 13 के विधि शब्द के अंतर्गत आती है, ठीक। तो पहला ये प्रश्न उठा, पहले अमेंडमेंट को जब चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद के मामले में, तो वहाँ पर क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 का लॉ में बनाया गया लॉ आर्टिकल 13 में लिखे हुए विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, जिसका अनुसरण सज्जन सिंह के मामले में भी किया गया। लेकिन सज्जन सिंह के 3 साल बाद जब गोलकनाथ का वाद आता है, तो गोलकनाथ जी के वाद में क्या कहा जाता है कि 13 की जो विधि है ये साधारण विधायी शक्ति से संबंधित है, और 368 में भी जो बात लिखी है वो पावर ना लिख करके ओनली प्रोसीजर लिखा हुआ है विधि बनाने का, इसलिए 368 द्वारा भी बनाई गई विधि 13 के विधि के अंतर्गत आ जाएगी। और 13 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो फंडामेंटल राइट को असंगत हो या शून्य घोषित करती हो, इसलिए गोलकनाथ में माना गया कि संसद संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। क्लियर है? क्लियर? हाँ। अब बात आई इनका सबका, ठीक है, यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ, स्टार यहाँ बना दे रहा हूँ। अब जवाब आएगा ना, ठीक। अब यहाँ पर फिर एक अमेंडमेंट होता है, ठीक। कौन सा अमेंडमेंट होता है? 24वां 24वां संशोधन। (1971) क्यों हुआ यह भी पूछता है। अभी आप लोगों को अमेंडमेंट में बहुत सी बातें बताऊंगा। गोलकनाथ के
प्रभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक है, 24वां संशोधन किस लिए किया गया? गोलकनाथ के मामले में जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था निर्णय से, उस प्रभाव को समाप्त कर दें, क्योंकि यहाँ पर संसद की शक्ति सीमित हो जा रही है, क्योंकि गोलकनाथ के वाद के कारण संसद की संशोधन की शक्ति सीमित हो जा रही है। उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1971 में, और इसको कहाँ चैलेंज किया गया? ठीक है, इसकी संवैधानिकता, हाँ, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973, ठीक है, यही है, यहाँ चैलेंज किया गया, ठीक है। यहाँ जब चैलेंज किया गया तब केशवानंद भारती ने क्या किया, यह भी आपसे पूछेगा, ठीक है, यह भी आपसे पूछेगा, तब आप पूरा उत्तर देंगे जो आज तक लागू है। क्या है उत्तर इसका? ठीक है, इसका आंसर क्या है? ठीक, 368 की विधि, ठीक है, 13 के विधि शब्द में शामिल है कि नहीं? शामिल नहीं है, यानी कि संशोधन फंडामेंटल राइट में हो सकता है, एफआर में संशोधन किया जा सकता है, ठीक। फिर इन्होंने क्या कहा? परंतु लगाया, और यही परंतु सारा सिस्टम बना दिया, ठीक है, यही जो परंतु लगाया गया इसी ने सारा सिस्टम बनाया। क्या क्या सिस्टम बनाया? परंतु के पहले एक बात और भी जान लीजिए, नहीं तो भूल जाएगा, इसको 24वें मान्यता दी गई, 24वें संशोधन को क्या दिया गया? मान्यता दी गई, और यह बात कही गई, और साथ में परंतु लगाया गया, क्या? मूल ढांचे के विरुद्ध किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। आज की डेट में यही नियम है, ठीक है। 24वें संशोधन को मान्यता दी गई, 13 के विधि शब्द में संशोधन विधियां नहीं आती हैं, लेकिन आप मूल ढांचे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं पूरे संविधान के भीतर। तो जुडिशियल रिव्यू के पावर की अब चर्चा कहाँ होगी? 13 के लिए ही होगी, या पूरे फंडामेंटल राइट के लिए होगी, या पूरे संविधान के लिए होगी? पूरे संविधान के लिए। फंडामेंटल राइट भी एक प्रकार का मूल ढांचा है, डीपीएसपी भी मूल ढांचा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी मूल ढांचा है, ठीक है। ऐसे ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी मूल ढांचा है, ऐसे ऐसे शक्तियों का पृथक्करण भी मूल ढांचा है। हर एक चीज को तमाम वादों में मूल ढांचा बताते हुए पूरे संविधान में कहीं पर भी मूल ढांचे के विरुद्ध संशोधन नहीं किया जा सकता है। 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए, और इसके भी प्रभाव को समाप्त करने के लिए आगे काम होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको इंडिविजुअल टॉपिक में भी पढ़ना है, ठीक है। इस टॉपिक के साथ साथ कुछ और भी, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इस अंतिम लाइन की वैल्यू क्या है? सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए नहीं, बल्कि जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग, जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करते हुए पूरे संविधान में कहीं पर भी संशोधन किया गया है
तो यह देखा जाएगा कि क्या वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। यदि है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, नहीं है तो उसे मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन बनाकर यही क्रम होता है आंसर लिखने का। ठीक, तो अब इससे अंदाजा आपको लग गया होगा कि क्या लैंग्वेज, इन बातों को मेंशन करते हुए क्रमशः क्या लैंग्वेज अपनाएंगे तो आपका आंसर बढ़िया आंसर बनेगा और उसका परिणाम भी बढ़िया रहेगा। ये बात समझ गए ना?